हेलो एवरीवन। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अपन पढ़ेंगे इस अध्याय में। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी फाइनल ईयर में फर्स्ट पेपर है, जिसमें पांचों यूनिट एक ही बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ली। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ना, इससे पांचों के पांचों यूनिट इसी से बुक से ली गई है। जो अलजेब्रा है, एक अलजेब्रा की बुक है जो फर्स्ट ईयर में चलती है, वो सिंपल अलजेब्रा है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, अमूर्त बीजगणित। मूर्त मतलब जिसका कोई रूप ना हो, इमेजिनेशन लाइक। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसका ये चैप्टर फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से अपना। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को कुछ बेसिक पता होने चाहिए। जैसे पहला, सेट किसको कहते हैं, क्योंकि अपन जितनी भी इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब सेट पे अप्लाई होगी, सारी की सारी। अगर सेट नहीं पता तो कुछ नहीं पता। अब देखो, सेट की डेफिनेशन तो वैसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, सेट्स कहलाते हैं, अब सब जानते हैं। पर इसकी डेफिनेशन में ही भी एक डेफिनेशन छुपी हुई है कि वेल डिफाइंड किसको अपन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या मतलब हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रहण को सेट समुच्चय कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय। तो सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसे अपन आसानी से, जैसे वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड की एक मैं हल्का सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कहूँ कि एक ग्रुप बनाऊँ। सेट एक्चुअली में एक ग्रुप ही होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का क्या बनाना है अपन को, इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बनाना है। अब क्या अपन इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बना पाएंगे? क्या ये वेल डिफाइन है? सोचने की बात है। देखो, इंटेलिजेंट शब्द है वो वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस ही अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो, किसी और काम में, स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो, या प्रोग्रामिंग में, या किसी भी और क्षेत्र में वो इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इंटेलिजेंस एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो अपन सेट की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अब दूसरा, मैं अब इससे मैं क्या नहीं बना पा रहा बच्चों का सेट। मैं भले ही 10 बच्चे इसमें रख दूं, पर कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं, कोई नहीं कह सकता। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 60% या 80% से अबोव परसेंटेज वाले बच्चों को का सेट बनाओ, तो तुम सारे फट से उठा के बना दोगे कि हाँ, इसके इतने परसेंटेज, इसके इतने परसेंटेज, इसको इसमें लेना है, इसमें नहीं लेना, पता चल गया। तो ये जो वर्ड है ना, ये क्या कहलाता है? वेल डिफाइन कहलाता है। वेल डिफाइन मतलब इसको अपन ने डिफाइन कर दिया है, इसका क्राइटेरिया अपन ने बना दिया है। तो इस प्रकार से ही जैसे अपन कहना चाहें कि सारे धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, सारी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, सारी अपसंख्याओं की बात करेंगे अपन मैथ्स में, तो सारी मतलब सारी धनात्मक प्लस ऋणात्मक संख्या है, जीरो को छोड़ करके। इस प्रकार अपने पास क्या होगा, निश्चित रूप से अपन को सेट नाम के साथ में ही अपन को पहचानने आना चाहिए। अब कुछ सेट हैं वही अलजेब्रा में यूज़ होने वाले हैं, जिसकी अपन बात करते हैं। पहला सेट है एन, और पूरी बुक में एन ही यूज़ होगा। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, उसमें 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक नंबर होंगे। तो इसको क्या कहते हैं अपन? नेचुरल नंबर का सेट। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट। इसमें मैंने ज़ीरो नहीं लिया। क्या नेचुरल नंबर में ज़ीरो आता है? नहीं, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। उसके बाद में सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन आते हैं? इसको ना जेड से भी, इस पूरी बुक में जेड से लिखा हुआ है इसको। इंटीजर में क्या आ जाएंगे? नेगेटिव संख्या भी आ जाएंगी, जैसे 0 से पॉजिटिव संख्या भी सारी आ जाएंगी इनफाइनाइट तक, नेगेटिव संख्या भी सारी आ जाएंगी।
इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। एक बीच में सेट, इसके बीच में एक सेट था डब्लू होल नंबर जिसको बोलते हैं। अगर ज़ीरो मिला दूँ इसमें नेचुरल नंबर में तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर के बाद में अपने पास नेचुरल नंबर इंटीजर में क्या आती है, पॉजिटिव संख्या भी आती है, नेगेटिव भी आती है और ज़ीरो भी आती है। उसके बाद में आता है एक क्यू जिसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ऐप जो परिमेय संख्या होगा समुच्चय, जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, वेर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर या Z जो भी आप कहो, तो इसको कहते हैं। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, परिमेय संख्या का समुच्चय। इसको डिनोट करते हैं अपन I से, Q से, जिसे अपन P अपॉन Q रूप में लिखा जा सके, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद में अपने पास आता है Q डैश। Q डैश मतलब ये परिमेय संख्या, ये सेट ऑफ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि अशांत संख्या है, हिंदी में कहें तो अपन जो कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही वो क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे √3 √5, इसका अगर अपन मान निकालेंगे ना तो इनकी संख्या जैसे ऐसा नहीं 1.33333 आता रहेगा, नहीं, इसके बाद में इसका मान हमेशा निकलता रहेगा, कुछ न कुछ कभी भी क्या नहीं ख़त्म नहीं होगा। पॉइंटों के बाद में जैसे 1.3 की बात करें, √3 की बात करें तो 1.7, इसके आगे संख्या हमेशा चलती रहेगी, कभी ये ख़त्म नहीं होगी। तो इस प्रकार की संख्या को क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम जिसका अपन पूर्ण रूट नहीं निकाल सके वो संख्या सारी की सारी इसमें आती है। और इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर है। इसमें 7, ये सारी की सारी संख्या क्या आ जाएंगी, ये रेशनल नंबर में आती है। उसके बाद में आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आ जाता है, सारी यहाँ अब तक जितनी भी संख्या अपन ने पढ़ी हुई ना, सारी की सारी क्या आ जाएगी, रियल नंबर में जाएंगी, जिसमें परिमेय Q प्लस Q डैश दोनों की दोनों विद्यमान होती है, और बस ऊपर वाली वैसे ही इसमें विद्यमान है। उसके बाद में एक सेट होता था C, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो गया, रियल नंबर। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये A प्लस आयोटा B के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ आयोटा क्या होता है, √−1। ये अभी इसका आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़े तो यहाँ ध्यान रखना। C क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। A प्लस B के रूप में लिखते हैं इसको, जहाँ A और B किससे बिलोंग करता है, Z से या R से लिख दो, जहाँ किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो C की जो डेफिनेशन है ना वो इस प्रकार दी जाती है, A प्लस आयोटा B के रूप में जिस संख्या को अपन लिख सकते हैं जहाँ A और B किससे बिलोंग करता है, R से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है अपने पास, कॉम्प्लेक्स। तो अपन जितनी भी स्टडी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करेंगे इनके ऊपर ही करेंगे। ये भी कहीं आता है तो देख लो, सिंपल है, कोई ख़ास अलग बात नहीं है इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए सेट का बारे में बस। इसके बाद में अपन सेट की कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, बस उस प्रॉपर्टी के आधार पे पूरी की पूरी अलजेब्रा चलती है। अब अपन बात करेंगे सेट की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में। अब हम इन कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, जैसे आपने इन्होंने सबको पहले पढ़ा हुआ है, फिर से अपन एक बार देख लेते हैं क्योंकि इनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं, द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। एक बार बस नाम देख लो, बाकी इसको हमेशा क्लोजर कहते हैं इंग्लिश में, क्लोजर या बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, मैं क्लोजर ही कहूँगा इसको। देखो द्विचर संक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान से समझो। अगर मैंने कोई सेट लिया,
मैंने सेट ऑफ ले लिया नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या आ जाएंगी, 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। अगर मैं इनके किन्हीं भी दो अवयव को लूँ और उनका योग करवाऊँ, जैसे मैं इनमें मान लो इनके एन ए और बी मैंने दो अवयव किससे ले लिए, एन के ले लिए, और मैं उनका योग करवा रहा हूँ, तो क्या वापस ये एन में आएंगे। इस निशान का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर मैंने ए और बी किससे लिए हैं, एन से लिए, तो ए प्लस बी भी क्या एन से आएगा। देखो इसमें हमेशा कुछ भी किसी भी दो संख्या को जोड़ो हमेशा एन का अवयव ही आएगा, इसलिए जो प्लस संक्रिया है ना, मैंने प्लस जोड़ लिया ना, तो प्लस संक्रिया है वो क्या होगी, एन के लिए द्विचर होगी या क्लोजर होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई अपन सेट लेते हैं ए, और ए के कोई दो एलिमेंट अपन ए से उठाते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब है ए और बी किससे उठाएंगे, यहाँ पे लगाना है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है कि मैंने ए के कोई भी दो अवयव, फॉर ऑल का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ए के कि अपन एक अवयव छोड़ जाएं उसके साथ में अपन संक्रिया नहीं कराएं। इसका मतलब होगा कि ए में जितने भी अवयव हैं उन सब के दो दो अवयवों को अपन को सेट करके अगर उनकी संक्रिया कराएं तो वापस किसका अवयव आना चाहिए, ए का अवयव आना चाहिए। जैसे इसके किसी भी अवयव को आप उठा के संक्रिया करा लो, वापस एन का ही अवयव होगा। अपन को पता है दो धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक होता है, डेफिनेशन। इसीलिए क्या अपन कह सकते हैं कि ए बी फॉर ऑल ए बी। तो फॉर ऑल का मतलब यहाँ पे होता है उल्टा ए की तरह लिख सकते हैं इसको। फॉर ऑल का मतलब होता है कि प्रत्येक ए और बी के लिए, एंड ए में विद्यमान, ए क्या है, एक सेट है, और ए में प्रत्येक विद्यमान प्रत्येक ए और बी के लिए, हर एक ए और बी जो सेट ए में विद्यमान है के लिए अगर अपन ए स्टार बी करवाएं तो वापस किसका अवयव आना चाहिए, ए का अवयव आना चाहिए। तब स्टार जो संक्रिया है अपनी वो क्या कहलाएगी, द्विचर या क्लोजर संक्रिया कहलाएगी। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी अपन देखते हैं एसोसिएटिविटी या सहचार्यता। एसोसिएटिविटी दूसरी प्रॉपर्टी अपन देखते हैं सहचार्यता है एसोसिएटिविटी। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि सेट ए के फॉर ऑल ए बी सी सेट के प्रत्येक तीन अवयव के लिए, सेट के जो तीन अवयव अपन लिए हैं उसके लिए अगर ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, अपन क्या करवाएं, पहले ए और बी की संक्रिया करवाएं उसके बाद में सी से संक्रिया कराएं, या पहले बी और सी की संक्रिया करवाएं उसके बाद में उसकी सी की संक्रिया, दोनों के मान अगर बराबर आते हैं तो वो क्या कहलाता है, संक्रिया स्टार क्या कहलाती है, ए में एसोसिएटिव कहलाती है। ठीक है, अगर ये एसोसिएटिव मतलब सहचार्य हो जाती है, जैसे प्लस में कोई भी प्लस की मतलब 1 2 3 ही ले लेते हैं अपन, 1 2 3 1 2 3, इन सबको मैं क्या करवा रहा हूँ, प्लस करवा रहा हूँ। तो आप इनको पहले जोड़ोगे तो 3 आएगा, फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, या पहले इनको जोड़ो 3 और 2 5, उसमें 1 जोड़ो क्या आएगा 6, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब प्लस संक्रिया वो क्या है, इसमें एसोसिएटिव है। ये होता है एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद में अपन अब देखते हैं कुछ डेफिनेशन। ये दो प्रॉपर्टी, एक दो और है जो कि अपन साथ साथ में करते रहेंगे। नेक्स्ट अपन कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। पहला देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, बीजीय पद्धति। ठीक है, जो कि नाम आपको बार बार में सुनने को मिलेगा, बीजीय पद्धति। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति।
देखो यदि कोई सेट जी में संक्रिया स्टार अगर क्लोज़र हो तब अपन क्या कहेंगे। क्लोज़र का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, क्लोज़र का मतलब क्या होता है। अगर जी संक्रिया स्टार जी में क्या हो, क्लोज़र हो, तो जी जो जी स्टार को अपन क्या कहेंगे, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। इसको इस रूप इस तरीके से लिखेंगे और इसको एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। कहने का मतलब है कि जी में सेट, सीधी सी बात है कि जी एक सेट है तो सेट में अवयव है, और उस अवयव पर अपन स्टार संक्रिया अगर स्टार संक्रिया जी पे अगर द्विचर हो जाती है, क्लोजर हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है। तो ये बीजीय पद्धति की एक डेफिनेशन। अगर कोई कह रहा है कि जी स्टार बीजीय पद्धति, तो अपन को ये मान लेना है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्लोजर है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन अपने पास आती है ग्रुपोइड की। ये होता है GROUPOID, ग्रुपोइड। अब ग्रुपोइड क्या किसे कहते हैं, देखो कोई अगर बीजीय पद्धति जी स्टार, ये इसने क्या कहा है, जी स्टार क्या है, एक बीजीय पद्धति है, या जी स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जी स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये ग्रुपोइड कब कहलाती है, तो ग्रुपोइड किसको कहते हैं, यदि जी स्टार एक जी नॉन इम्पिटी है, मतलब कम से कम इसमें एक अवयव, नॉन इम्पिटी मतलब खाली नहीं, इसमें कम से कम एक अवयव विद्यमान है, और इसमें बीजी पद्धति यानी ये अगर क्लोजर है स्टार के साथ में, तो जी स्टार को क्या कहेंगे अपन, ग्रुपोइड कहेंगे। इसका मतलब जैसे वही क्लोजर, जैसे जी बीजीय पद्धति ही क्या, बीजीय पद्धति में यदि जी नॉन इम्पिटी है मतलब खाली नहीं है, तो वो क्या कहलाता है अपने यहाँ, ग्रुपोइड कहलाता है। ग्रुपोइड की अपन बात करते हैं लूप की। लूप क्या होता है, LOOP, लूप। लूप, इसको एक नाम और ग्रुपोइड का, इसको और कहते हैं क्यूएससी ग्रुप। कई बार ग्रुपोइड ने पूछ के क्यूएससी ग्रुप पूछते हैं, इसका दूसरा नाम है क्यूएससी, QUASI ग्रुप। इसको क्यूएससी ग्रुप भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं लूप की। अभी देखो ग्रुपोइड को ही, ग्रुपोइड पता चल गया क्या होता है, ग्रुपोइड को लूप कहते हैं यदि ग्रुपोइड लूप होगा यदि संक्रिया का तत्समक अवयव इसमें विद्यमान हो। अगर मान लो कि अपने पास जी दे रखा है, कोई सेट है, इसमें ABC बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये इनके अवयव है, एलिमेंट जिसको कहते जी क्या है, ग्रुप जी पहले ग्रुपोइड होना चाहिए। इसका मतलब ये संक्रिया क्या दे रखी है अपनी को, स्टार। तो सबसे पहले तो जी क्या होना चाहिए, नॉन इम्पिटी होना चाहिए, वही ग्रुपोइड के लिए। फिर जी स्टार क्या होना चाहिए, ग्रुपोइड होना चाहिए। इसका मतलब इसमें कौन सी संक्रिया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद में इसने एक नाम हो लिया तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। अब देखो तत्समक अवयव क्या होता है कि मैंने जी का कोई अवयव लिया, फॉर ऑल जी के लिए हमारे पास अपने पास में क्या होना चाहिए, A स्टार E बराबर A, और जो E स्टार A बराबर भी क्या होना चाहिए A, ये लेफ्ट तत्समक, ये राइट तत्समक, दोनों क्या होना चाहिए आपस में। तो E अगर G में ऐसा अवयव G में विद्यमान है, तो ये इसको क्या कहलाएंगे, जी स्टार को अपन क्या कहेंगे,
लूप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव की डेफिनेशन ये होती है कि यदि अपन जी के किसी भी अवयव को या जी के किसी प्रत्येक अवयव को अगर अपन ना ई से, ई भी किसका अवयव है, जी का ही अवयव है, जी में एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए जिसको प्रत्येक जी के अन्य किसी भी अवयव से संक्रिया कराए तो वही अवयव वापस आ जाए, चाहे वो लेफ्ट साइड से संक्रिया करा हो चाहे राइट साइड से संक्रिया करा। तो इसको क्या कहते हैं अपन, तत्समक कहते हैं। इसकी तत्समक की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए, दोनों तरफ से क्या हो गई, ये तो लेफ्ट साइड से हो गई, ये राइट साइड से हो गई, ये लेफ्ट साइड से संक्रिया हो गई। तो इसको क्या, अगर ये प्रॉपर्टी भी अगर जी सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, तो मान लो 1-2 नंबर में पूछ ले तो आपके लिए उपयोगी है। देखो सेमी ग्रुप क्या होता है, जैसे अपन इसका एक एग्जांपल, जैसे लूप का कोई एग्जांपल अपन ले सकते हैं, n प्लस अपन जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, प्लस संक्रिया के लिए क्या है, क्लोजर है, n खाली नहीं होता क्योंकि इसमें इनफाइनाइट अवयव होते हैं, तो क्या होगा, ग्रुपोइड भी हो गया ये। ग्रुपोइड का लूप के लिए क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव का, तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अपन n को किससे प्लस करवाएं, n का कोई अवयव ले लिया मान लो अपन ने एक, इसमें प्लस किससे करवाएं कि वापस a आ जाए 0, लेकिन 0 n में विद्यमान नहीं होता। इसका मतलब अपन कह सकते कि n+1 लूप नहीं होता। इसके बाद में अपन बात करें z प्लस की, तो z प्लस में भी वही है, z की किसी भी संक्रिया को अवयव को आप किन्हीं भी 2 अवयव को संक्रिया कराएंगे z का अवयव आएगा तो ये क्लोजर हो जाता है, नॉन रिपीट है क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट अवयव है। और इसमें 0 विद्यमान है क्योंकि अगर अपन किसी भी अवयव को z के किसी भी अवयव को संक्रिया करवाएं 0 से वापस वही आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से करवाओ चाहे राइट साइड से करवाओ। इसका मतलब 0 किस में विद्यमान कर रहा है, z में, और 0 क्या है, इसका संक्रिया प्लस का तत्समक, और अपन वैसे भी जानते हैं प्लस का तत्समक 0, वैसे ही गुणा का तत्समक 1, क्योंकि गुणा को किसी भी संक्रिया गुणा करवाओगे वो 1 वापस से 10 को 1 से गुणा कराओगे वापस 10 आता है, तो 1 क्या हो जाता है गुणा का तत्समक। और 0 z में होता है, अपन जानते हैं इंटीजर में z विद्यमान होता है, तो इसका मतलब z प्लस क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप में के लिए क्या होना चाहिए, देखो जी स्टार सबसे पहले तो ग्रुप बीजीय पद्धति नॉन रिपीटिव होना चाहिए, जी नॉन रिपीटिव होगा, और स्टार क्या होना चाहिए, क्लोजर, स्टार संक्रिया जी में क्लोजर होना चाहिए। तो इसके बाद में पहले तो वो क्या होना चाहिए, अपने पास में लूप होना चाहिए। सॉरी 1 मिनट रुको, हाँ जी स्टार सब क्या होना चाहिए, क्लोजर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बीजीय पद्धति हो जाएगा। बीजीय जो जी स्टार पहले तो क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होने चाहिए या बीजीय पद्धति होना चाहिए। बीजीय पद्धति होने के बाद में इसमें जो अपन ने उसकी प्रॉपर्टी है ना, सहचार्यता, एसोसिएटिविटी, वो इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अपन जानते हैं कि z प्लस क्लोजर है, और n प्लस भी की बात करें तो भी n प्लस क्लोजर है, और n में सारी की सारी जो a b c कोई भी 3 अवयव अगर फॉर ऑल अपन n के लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या पहले इनको संक्रिया कराओ चाहे पहले लास्ट वाला को संक्रिया कराओ, तो अपन कह सकते हैं कि n प्लस लूप नहीं है पर सेमी ग्रुप है, क्योंकि इसमें सहचार्यता क्या होती है, प्लस संक्रिया के लिए सत्य होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं मेन डेफिनेशन ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है, देखो इसके अपन 1-2 एग्जाम्पल भी लेंगे, अपन पढ़ेंगे ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है जो कि पूरी की पूरी बुक में चलेगी। ग्रुप ही सुनने को मिलेगा आपको, समूह कहते हैं इसको। ग्रुप की डेफिनेशन देखो एकदम मतलब टुकड़ों में बताता हूँ, एकदम अलग अलग टुकड़ों करके बताता हूँ ग्रुप की। सबसे पहले तो जी क्या होना चाहिए, एक
एरिक मतलब नॉन इम्पिटी समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। और इसके साथ में अपन क्या ले लेते हैं, अगर संक्रिया एक स्टार ले लेते हैं तथा एक संक्रिया, संक्रिया स्टार का मतलब होता है कि जोड़ बाकी गुणा बात कोई भी संक्रिया, या इसको डिफाइन भी किया जा सकता है। तो एक अपन ने क्या ले लिया, संक्रिया स्टार। स्टार के लिए इसकी अगर डेफिनेशन अपन लिखे, यदि जी अरिक्त समुच्चय, जी एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, तब एक संक्रिया स्टार के लिए जी एक ग्रुप कहलाता है यदि यह निम्न प्रतिबंधों का संतुष्ट, निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। तो उसमें से पहला प्रतिबंध है, सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए या द्विचर होना चाहिए। संक्रिया क्या होना चाहिए, संक्रिया द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। द्विचर होने के लिए वही फॉर ऑल जी ए, जी के कोई दो अवयव लेंगे ए बी, और इनकी आपस में संक्रिया कराएं तो वापस किसका अवयव आना चाहिए। इसका मतलब है प्रत्येक ए और बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी क्या आना चाहिए, वापस जी का अवयव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, संक्रिया सहचार्यता। सहचार्यता के लिए सहचार्यता या एसोसिएटिव, सहचार्यता के लिए क्या होना चाहिए कि कोई फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, जी के कोई भी तीन अवयव के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले चाहे इन दोनों की संक्रिया करवाएं या इन दोनों की संक्रिया करें, इनके मान आपस में क्या आने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई करने के बाद में होना चाहिए तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव क्या होता है अभी मैंने बताया था, वैसे ही देखो कि इसके लिए जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए एक अवयव जी में ई इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए। किस प्रकार का अवयव, एक जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए, मतलब जी के हर एक अवयव के लिए एक अवयव जी में ई इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए कि ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए, ये ए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ऐसा होना चाहिए। चौथा है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, देखो जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए जी में एक अन्य अवयव बी इस प्रकार होना चाहिए।
कि ए स्टार बी बराबर वापस क्या आ जाए, तत्समक अवयव आ जाओ, या इसको लेफ्ट साइड से संक्रिया कराएं तो भी वापस क्या आ जाए, तत्समक। तो बी क्या कहलाता है, जी का, बी क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम। कहने का मतलब है कि एक अवयव है ना, अगर अपन जी का कोई अवयव ए लें तो उसकी संक्रिया अगर जी में ही किसी एक अन्य अवयव ऐसा मिलेगा जिससे इसकी संख्या कराने पे अपन को क्या मिलेगा, तत्समक अवयव मिलेगा। अगर ये तत्समक अवयव अपन को मिलता है, अगर ये बी अपन को मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है, बी को अपन ए का प्रतिलोम कहते हैं। इसीलिए हम कहने का मतलब है कि जी में जितने भी अवयव है हर एक अवयव का तत्समक एक होता है, जबकि उनका प्रतिलोम हर एक अवयव का अलग अलग होता है। तत्समक एक ही होता है ई, जैसे 0 पूरे z का तत्समक है, वैसे प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है वो क्या होता है, अलग होता है। जैसे ए का प्रतिलोम बी है तो ऐसे ही और कोई अवयव उसका प्रतिलोम कुछ और होगा, तो ये बी है वो क्या है, ए का प्रतिलोम कहलाता है। और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में ही विद्यमान होना चाहिए। यदि बी बिलोंग करता है, यदि बी बिलोंग करता है जी से, तब अपन कहेंगे कि जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान है। और ई क्या कहलाता है, ई तत्समक कहलाता है। यदि जी स्टार, जी और स्टार अगर ये चारों के चारों प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है। अगर जी ये चारों के चारों, पहले क्या क्लोजर होना चाहिए, सहचारी होना चाहिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व इसमें होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व इसमें होना चाहिए। देखो अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो एक बात करते हैं अपन Z+ की, ठीक है। अपन सबसे पहले बात करते हैं Z+ की। अपन पहला चीज़ है क्लोजर, देखते हैं इसमें। Z क्या है, एक इंटीजर है, और किसी भी इंटीजर को आप, किसी भी दो इंटीजर को आप संक्रिया कराओगे तो वापस के वापस क्या आएगा, एक नया इंटीजर आएगा। या तो प्लस की संख्या आएगी या माइनस की संख्या, किसी भी दो प्लस माइनस की संख्या को आप जोड़ते आते हो तो या तो प्लस की संख्या आएगी, माइनस की संख्या आएगी, या 0 आ जाएगी। और सारे के सारे किस में विद्यमान है, Z में विद्यमान है, क्योंकि Z अपना क्या होता है, 0 -1 -2 -3 इधर चलता रहेगा, 1 2 3 इधर चलता रहेगा, सारे के सारे। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस वही आएगा, तो ये क्लोजर हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसको प्रूफ वैसे ही करेंगे, लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट में इसके कुछ और एग्जांपल करेंगे, अभी जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। सहचार्यता, सहचार्यता अपन सहचार्यता के प्लस संक्रिया सीधी एक यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं। अपन जानते हैं कि देखो प्लस संक्रिया गुणा संक्रिया माइनस सहचार्य नहीं होती, माइनस संक्रिया प्लस संक्रिया गुणा संक्रिया या ऑलवेज क्या होती है, सहचार्य होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सहचार्य हो गया। तीसरा देखो तत्समक अवयव, अवयव देखो तत्समक अवयव 0 किसका, प्लस का तत्समक अवयव 0 होता है, और 0 अपन जानते हैं Z में विद्यमान होता है, क्योंकि 0 में किसी के साथ भी संक्रिया कराओ -2 + 0 वापस क्या होता है, -2। चाहे लेफ्ट साइड से करवाओ या माइनस, यहाँ पे माइनस ले लो, इस तरीके से लिख दो क्योंकि -2 अवयव है ना, तो -2 ही आएगा। तो प्लस लेफ्ट साइड से करवाओ या चाहे राइट साइड से करवाओ तो 0 क्या होता है, इसका तत्समक जो कि इसमें विद्यमान है। उसके बाद में अपन चौथी चीज़ देखते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए देखो आपको पर्टिकुलर एक अवयव लेना पड़ेगा। जैसे मैं 2 लूँ, 2 को किससे जोड़ूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए, जो कि अपने मेरे पास तत्समक अवयव क्या है, 0। तो मेरे को पता है -2 से जोड़ूँ तो इनको माइनस, ये प्लस माइनस बन के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और -2 अपने पास में इसमें है, ऐसे में कुछ भी उठाऊँ, मैंने -5 ले लिया, उसमें मैं क्या जोड़ूँ कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाए। तो मेरे 5 और 5 भी मेरे पास इसमें विद्यमान होगा, तो -2 भी विद्यमान हो रहे हैं Z में,
5 विद्यमान है जेड में, इसको मतलब अपन कोई भी अवयव इसका कोई भी उठाएं तो प्रत्येक अवयव के लिए अपन ऐसा लिख पा रहे हैं, तो ये डेफिनेशन अपन एज इट इज़ लिख देंगे। तो अपन क्या कर देंगे कि जेड में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, अतः जेड क्या प्रतिलोम भी क्या कर जाएगा, विद्यमान कर जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जेड प्लस है वो क्या एक ग्रुप है। इस प्रकार अपन इसमें ग्रुप सिद्ध करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अपन आगे क्लास में करेंगे।